ठीक है। यहाँ क्या ये आपका दोस्त है? लावण्या ने विपिन को 3 शवों को दफनाते हुए देखा तो नई खोदी गई मिट्टी पर बैठ गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक चमक नाच रही थी। क्या ये तुम्हारे दोस्त थे? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। विपिन का जवाब एक साधारण सिर हिलाना था, एक इशारा जो बहुत कुछ कहता था लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं करता था। वह जानता था कि वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, उस तरह से नहीं जैसे उसका मतलब था। वे बच्चे थे जो क्रूर भाग्य के शिकार थे और उनकी मौतों ने उसके भीतर कुछ हिला दिया था। जीवन और मृत्यु दोनों ही भाग्य का हिस्सा हैं, लावण्या ने कहा। उसकी नजर दूर थी। यहां तक कि मृत्यु भी निशान छोड़ जाती है। अगर हम उन निशानों को ढूंढ सकें, भाग्य की नदी से उनके भाग्य को निकाल सकें, तो किसी को वापस जीवन में लाना असंभव नहीं हो सकता है। विपिन ने मन ही मन उपहास किया। रिवाइविंग? एक विश्व स्वामी के रूप में भी वह जानता था कि ऐसा पराक्रम उसकी पकड़ से परे है। वह शरीर को, यहां तक कि यादों को भी फिर से बना सकता था, लेकिन यह वही व्यक्ति नहीं होगा। किसी को वापस जीवित करना? उसने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास की एक झलक थी। लावण्या ने उसकी शंका को भांपते हुए थोड़ा सा शर्माई। मैंने ये बात सिर्फ अपने बड़ों से सुनी है, उसने स्वीकार किया। मुझे इसकी खास बातें नहीं पता, लेकिन वे कहते हैं कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है। विपिन की आंखों में एक चिंगारी भड़क उठी। चाहे यह सच हो या झूठ, यह कोशिश करने लायक है, उसने घोषित किया। उसकी आवाज एक नई दृढ़ता से भरी हुई थी। भाग्य एक रहस्य था, शायद उन नियमों से भी बढ़कर जिसमें उसने महारत हासिल की थी। अगर वह अपनी शक्ति से असंभव को प्राप्त नहीं कर सका, तो शायद भाग्य में इसका उत्तर हो। वह बच्चों को इस तरह मरते नहीं देख सकता था। लावण्या ने चुनौतियों की ओर इशारा किया। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो भाग्य की नदी में नेविगेट कर सके मुश्किल है, और अगर हमें कोई मिल भी जाए तो उनके शरीर अब तक सड़ चुके होंगे। विपिन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। यह कोई समस्या नहीं होगी। अपनी कलाई के एक झटके से तीनों शव गायब हो गए। विपिन वर्ल्ड में स्थानांतरित हो गए, जहां समय उसकी कठपुतली था। उसने उन्हें संरक्षित किया था। उनकी त्वचा अपनी लोच बनाए हुए थी, जैसे कि वे अभी अभी मरे हों। एक नया उद्देश्य विपिन को भर गया, एक जलती हुई इच्छा कोशिश करने की, भले ही यह असंभव लग रहा हो। उसने सिल्वर स्टोन पर ध्यान केंद्रित किया, जो थोड़ी दूरी पर कांपता हुआ खड़ा था। अहंकार, जिसने उसे पहले ईंधन दिया था, वह डर से बदल गया था। यहां आओ, विपिन ने आदेश दिया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। सिल्वर स्टोन उसे शांत करने के लिए बेताब हकलाया। एल्डर भुवनेश्वर, मुझे पता था कि तुम जीतोगे। मैं तो बस एल्डर दिग्विजय का समर्थन करने का नाटक कर रहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इतनी जल्दी भाग न जाएं। मुझे पता है, विपिन ने जवाब दिया। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दोस्ताना थी। तुम्हारे पास एक हिट लिस्ट है ना? सिल्वर स्टोन ने घबराकर सिर हिलाया, सूची पेश की। हां हां। अच्छा, आवेदन करो और दावा करो कि तुमने एल्डर फेंग को मारा है। इनाम ले लो, विपिन ने निर्देश दिया। सिल्वर स्टोन खतरे को जानते हुए मना नहीं कर सका। उसने जल्दी से दिग्विजय सिंघानिया के माथे से खून की एक बूंद ली और उसे शिकारी सूची पर रख दिया।
30 मिलियन ओरिजिन सिक्कों का इनाम जमा कर लिया। अब अपने सभी ओरिजिन सिक्के मुझे ट्रांसफर कर दो, विपिन ने आगे कहा। उसकी आंखें एक बेचैन कर देने वाली रोशनी से चमक रही थीं। सिल्वरस्टोन का चेहरा गिर गया। वह जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन वह उस आदमी को चुनौती नहीं दे सकता था जिसने अभी अभी इतनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसने अपनी जीवन भर की बचत 10 मिलियन से थोड़ा अधिक हस्तांतरित कर दी, जिससे विपिन का कुल 46 मिलियन हो गया। फिर विपिन ने अपना हाथ दबाया, सिल्वरस्टोन की सांस रोक दी। उसी विधि का उपयोग करते हुए उसने जल्दी से सिल्वरस्टोन का इनाम एक और 15 मिलियन ओरिजिन सिक्के जमा कर लिया। उसका कुल अब 60 मिलियन से अधिक हो गया था। जैसे ही उसने चौंका देने वाली संख्या को देखा, विपिन मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचा, मारना वाकई एक लाभदायक व्यवसाय है। उसके पास एक नया लक्ष्य था और उसे आगे बढ़ाने के साधन, भले ही इसका मतलब क्रूरता से भरे रास्ते पर चलना था। शवों का निपटान करने के बाद विपिन ने लावण्या को 40 मिलियन सोर्स कॉइन सौंपे। मुझे 10 डेस्टिनी डिस्क लाओ। अपने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर लेने के बाद उसे तत्काल इसे फिर से भरने की आवश्यकता थी। डिस्क उसके लिए महत्वपूर्ण थीं। एल्डर भुवनेश्वर, अब आप हमारे ब्लैक मार्केट के सबसे मूल्यवान ग्राहकों में से एक हैं। मैं आपको डेस्टिनी डिस्क की लागत कम करके दूंगा। लावण्या ने तुरंत पेशकश की। 2000 प्रति डिस्क, 40 मिलियन में आप 20 खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया। विपिन की आंखें चमक उठीं। 20 डिस्क स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के 100,000 तंतुओं के बराबर थीं, जो उसके लिए एक महत्वपूर्ण वरदान था। कृपया उन्हें वापस लाने के लिए मेरे साथ ब्लैक मार्केट चलो। साथ ही मैंने 3 दिन पहले तुम्हारे लिए जो द्वंद्व युद्ध तय किया था, वह आज रात के लिए तय है। क्या तुम अभी भी भाग ले रहे हो? लावण्या ने सावधानी से पूछा। पहले उसने शायद उसका हाथ मजबूर किया होगा, लेकिन उसकी ताकत देखने के बाद अब उसकी हिम्मत नहीं हुई। बेशक, विपिन ने सिर हिलाया। मैं किससे लड़ रहा हूं? ब्लैक मार्केट में होने वाले मुकाबलों में न केवल ऊंचे इनाम मिलते थे, बल्कि सट्टे के जरिए कमाई के अवसर भी मिलते थे। अगर वह इसमें हिस्सा नहीं लेता तो मूर्खता होगी। आपका प्रतिद्वंद्वी माया सिटी से राजकुमार मेघरथ है, लावण्या ने उत्तर दिया। मेघरथ? हिट लिस्ट के मोस्ट वांटेड मेघ से कोई संबंध? विपिन ने पूछा। मेघ हिट लिस्ट में मोस्ट वांटेड नाम था, जिसके पास 300 मिलियन सोर्स सिक्कों का इनाम था, जो डेस्टिनी हॉल के मास्टर तूफान से भी अधिक था। क्या तुमने कभी मेघ के बारे में नहीं सुना? लावण्या ने समझाने से पहले अविश्वसनीय रूप से पूछा। मेघ माया वंश के सम्राट हैं, जो हमारे समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनकी साधना बहुत पहले ही दक्ष रैंक से आगे निकल चुकी है। यहां तक कि हॉल मास्टर तूफान भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकते। माया सिटी में अधिराज तलवार चाकू सेक्ट के नेता अधिराज जैसी हस्तियों से उनको पूर्ण सम्मान मिलता है। विपिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि उसकी ताकत दक्ष रैंक के पीक तक पहुंच गई थी, लेकिन तूफान को पार करना उसकी पहुंच से बाहर लग रहा था। मेघ के लिए इतनी श्रद्धा प्राप्त करना उसकी ताकत निस्संदेह भयानक थी। मेघरथ के बारे में क्या? क्या वह 4 हॉलों में से एक हान येतांग से संबंधित है? विपिन ने आगे कहा। हां,
मेघरथ कलिक योद्धा हॉल का नेतृत्व करते हैं। यहां तक कि शाही परिवार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, लावण्या ने समझाया। यह सुनकर विपिन ने पूछा, उसकी ताकत क्या है? लावण्या ने कहा, 4 साल पहले वह आत्मदक्ष लेवल में पहुंच गया था और तब से आगे नहीं बढ़ पाया है। वह 2 बार ब्लैक मार्केट में जा चुका है, लेकिन उसे लड़ने के लिए कोई चुनौती देने वाला नहीं मिला। ऐसी प्रतिष्ठा और ताकत के साथ कुछ ही लोग मात्र ओरिजिन सिक्कों के लिए मौत का जोखिम उठाने को तैयार थे। सावधान रहो एल्डरलिंग। यद्यपि राजकुमार दक्ष रैंक के दूसरे स्तर पर है, सिल्वर स्टोन और दिग्विजय सिंघानिया की तुलना में थोड़ा कमजोर है। उसके पास विशाल युद्ध का अनुभव है। उसने अनगिनत लड़ाइयों में सैनिकों का नेतृत्व किया है और कई ओरिजिन बीस्ट का शिकार किया है। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। विपिन ने सिर हिलाया। ब्लैक मार्केट में दांव कैसे लगते हैं? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। काले बाजार में होने वाले मुकाबले हिंसक और खूनी होते हैं। आमतौर पर झगड़े गंभीर चोट या मौत के साथ समाप्त होते हैं, जिससे कई जुआरी आकर्षित होते हैं। बाधाओं की गणना प्रतियोगियों की कथित ताकत के आधार पर की जाती है, लावण्या ने बताया। इस मैच की संभावनाएं क्या हैं? पहले आपकी जीत की संभावना 5 से 1 थी, जबकि प्रिंस पिंगयुआन की संभावना 8.4 से 1 थी। आपकी हालिया जीत के बाद आपकी जीत की संभावना कम होने की संभावना है, उसने जवाब दिया। 5 से 1? तो फिर उन्हें मत बदलो, विपिन ने कहा। 5 से 1 ऑन्ट्स के साथ 10 मिलियन का दांव लगाने से 50 मिलियन का रिटर्न मिलेगा। ऐसा लाभदायक अवसर नहीं छोड़ा जा सकता था। यह असंभव है, लावण्या ने अपना सिर हिलाया। अब जब मुझे आपकी असली ताकत पता चल गई है, तो बाधाओं का फिर से आकलन करना होगा। उसकी जिद देखकर विपिन ने आह भरी। उसने एक काला घोड़ा बुलाया, कुछ शब्द फुसफुसाए और उसे पूरी गति से रवाना हो गया। तूफान चुपचाप मेज पर बैठा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके सामने केतली से भाप निकल रही थी, जिससे कमरे में चाय की खुशबू फैल रही थी। क्या बढ़िया चाय है, डिप्टी हॉल मास्टर ऑडिन ने अपने कप से एक घूंट लिया और गहरी सांस लेते हुए चाय की तारीफ की। तूफान ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कराया। स्वाभाविक रूप से यह युनशान छोटी पत्ती वाली चाय हर साल 5 सितंबर की धुंध भरी सुबह डोंगलाई पर्वत से तोड़ी जाती है। केवल सर्वनाशकारी तूफानी रात के समय जन्मी लड़कियों को ही अपने मुंह से पत्तियां तोड़ने की अनुमति है। पूरे माया शहर के लिए वार्षिक कोटा 5 कैटी से कम है। मैं खुद इसे शायद ही कभी पीता हूं। इसे चखने के लिए खुद को भाग्यशाली समझो। यह तो तय है, ऑडिन ने उत्सुकता से कहा। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या कुछ अच्छा हुआ है? एक और घूंट लेते हुए तूफान ने संतोष से सांस छोड़ी। वास्तव में भुवनेश्वर और दिग्विजय सिंघानिया के बीच प्रतिस्पर्धा इतने लंबे समय से चली आ रही है और ऐसा लग रहा है कि डिप्टी हॉल मास्टर पद के लिए परिणाम जल्द ही अंतिम रूप से तय हो जाएगा। ऑडिन की आंखें चमक उठीं। कौन विजयी होगा? तूफान दिल खोलकर हंसा। उन दोनों के बीच उनकी साधना, प्रतिभा और उनके संप्रदायों का समर्थन लगभग बराबर है। डिप्टी हॉल मास्टर की उपाधि सिर्फ एक नाम है। इसे दोनों को क्यों न दिया जाए? ऑडिन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। दोनों?
क्या आपने पहले स्पष्ट रूप से नहीं बताया था कि केवल एक ही स्थान है और उन्हें इसके लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी? प्रतियोगिता डेस्टिनी हॉल के विकास की कुंजी है, न केवल डिप्टी हॉल मास्टर बनने से पहले बल्कि उसके बाद भी। नियमित मूल्यांकन यह सुनिश्चित करेगा कि जो कम प्रदर्शन करेगा वह खिताब खो देगा, तूफान ने समझाया। प्रतियोगिता संतुलन और निरंतर सुधार को बढ़ावा देती है। ऑडिन ने सिर हिलाया, हालांकि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया। जैसे ही वह चाय का एक और घूंट लेने वाला था, उसने देखा कि तूफान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तूफान के होठों से खून की एक बूंद निकली और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसके चारों ओर का मजबूत आभा मंडल हवा में मोमबत्ती की तरह बुझ गया। हॉल मास्टर, क्या हुआ? ऑडिन ने घबराकर अपने पैरों पर खड़े होकर आसपास के वातावरण को देखा। तूफान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरी लेवल को बैकलैश का सामना करना पड़ा है। जल्दी से जांच करो। क्या ऐसा हो सकता है कि भुवनेश्वर और दिग्विजय सिंघानिया ने लड़ाई शुरू कर दी है? उन्होंने दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा था ताकि उन्हें पर्याप्त लाभ मिल सके। किसी प्रतिक्रिया का मतलब था कि किसी चीज ने उस संतुलन को बिगाड़ दिया था। केवल एक जबरदस्त जीत ही संतुलन को तोड़ सकती है और इतनी गंभीर प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाते, एल्डर बिंगशान कमरे में पहुंचे, अपने हाथों को मोड़ा और झुके। डीन, वाइस डीन, बुरी खबर। हमें अभी खबर मिली है, दिग्विजय सिंघानिया की हत्या कर दी गई है। दिग्विजय सिंघानिया मर गया है। तूफान की दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी आवाज में गंभीरता थी। यह किसने किया? क्या यह भुवनेश्वर था? उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी। संतुलन पूरी तरह से बिखर गया था। यह एल्डर भुवनेश्वर नहीं था, बिंगशान ने जल्दी से समझाया। अधिराज तलवार चाकू सेक्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह सिल्वर स्टोन ही था जिसने एल्डर दिग्विजय को मारा और इनाम लिया। तूफान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह दुष्ट! मैंने अब तक उसे नजरअंदाज किया है और उसने मेरे डेस्टिनी हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर को मारने की हिम्मत की है। ऑडिन, इस बदमाश को तुरंत ढूंढो। मैं उसे टुकड़े टुकड़े होते हुए देखूंगा। इससे पहले कि ऑडिन जवाब दे पाता, बिंगशान फिर आगे बढ़ा। हॉल मास्टर, कृपया शांत हो जाइए। असल में सिल्वर स्टोन भी मर चुका है। वह भी मर गया? उसे किसने मारा? तूफान दंग रह गया। यह एल्डर भुवनेश्वर था। ऐसा कहा जाता है कि एल्डर दिग्विजय की मौत के बारे में जानने के बाद वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने सिल्वर स्टोन को ढूंढ निकाला और उसे मार डाला, बिंगशान ने बताया। ऑडिन की पलकें झपक गईं। ये सब बातें समझ में नहीं आती। सबसे पहले, वे तीनों एक साथ क्यों होंगे? दूसरे, अगर दिग्विजय सिंघानिया मर चुका है तो भुवनेश्वर को सिर्फ राहत ही मिलेगी। वह उसका बदला क्यों लेगा? तूफान ने सहमति में सिर हिलाया। जब से उसने उनके सामने डिप्टी हॉल मास्टर का पद लटकाया था, तब से उनके रिश्ते और भी खराब हो गए थे। कुछ दिन पहले भुवनेश्वर ने दिग्विजय सिंघानिया के भाई को भी मार डाला था। वह अचानक दिग्विजय का बदला कैसे ले सकता था? एक पल की चुप्पी के बाद तूफान की आंखें सिकुड़ गईं। स्पष्टीकरण के लिए अधिराज तलवार चाकू सेक्ट से पूछें।
चूंकि उन्होंने इनाम जारी किया था, इसलिए उन्होंने दिग्विजय सिंघानिया और सिल्वर स्टोन की मौत की पुष्टि की होगी। शायद उन्हें और भी कुछ पता हो। तूफान ने एक भाग्य स्क्रॉल प्राप्त किया और उसे खोल दिया। रहस्यमय ऊर्जा की एक लहर बाहर निकली और प्रोजेक्टेड स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। अधिराज। अधिराज तलवार चाकू सेक्ट की माया सिटी शाखा की प्रमुख और हंटर की सूची में दूसरे स्थान पर। मास्टर अधिराज, एल्डर दिग्विजय को क्या हुआ? तूफान ने सीधे पूछा। अधिराज ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, आधे घंटे पहले सिल्वर स्टोन इनाम लेने के लिए एल्डर दिग्विजय का खून और लाश लेकर आया था। सत्यापन के बाद हमने इनाम जारी कर दिया। कुछ ही देर बाद भुवनेश्वर सिल्वर स्टोन की लाश लेकर आया और उसने भी इनाम ले लिया। दोनों इंसिडेंट के बीच कितना समय बीता? तूफान ने जोर देकर पूछा। दूसरों के लिए मैं इसका खुलासा नहीं करूंगी, लेकिन हमारे रिश्ते और डेस्टिनी हॉल के 2 डिप्टी हॉल मास्टर्स की भागीदारी को देखते हुए मैं आपको बताऊंगी। दावों के बीच का समय 1 कप चाय बनाने की अवधि से भी कम था। इसके अलावा उस अंतराल के दौरान सिल्वर स्टोन ने सभी इनाम राशि और अपनी बचत भुवनेश्वर को ट्रांसफर कर दी, अधिराज ने खुलासा किया। यह सुनकर तूफान का शरीर लड़खड़ा गया। इतने कम समय में फंड ट्रांसफर करना और सिल्वर स्टोन को मारना, इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंघानिया की हत्या के समय भुवनेश्वर आसपास ही रहा होगा। दूसरे शब्दों में, उसने संभवतः दिग्विजय को खुद ही मार डाला। यह केवल आपका अनुमान है। इसका अधिराज तलवार चाकू सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, अधिराज ने कनेक्शन काटने से पहले कहा। ऑडिन स्पष्ट रूप से हिल गया था। हम भुवनेश्वर की ताकत जानते हैं। वह संभवतः दिग्विजय सिंघानिया को कैसे हरा सकता है, और सिल्वर स्टोन एक दुष्ट साधक होने के बावजूद इतने शक्तिशाली हैं कि वे वर्षों के इनामों से बच गए हैं। भुवनेश्वर अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तूफान एक पल के लिए चुप रहा और फिर सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने खुलेआम सार्थक को मारने की हिम्मत की। उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई होगी, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से छुपाया। ऑडिन ने दिग्विजय सिंघानिया की मौत की खबर कियांसी हॉल में फैला दी और उनकी प्रतिस्पर्धा का सूक्ष्म संकेत दिया। आइए देखें कि जेनिथ किंगडम क्या प्रतिक्रिया देता है। समझ गया। ऑडिन ने सिर हिलाया और चला गया। बिंगशान भी उसके पीछे पीछे चला गया। अकेले रह जाने पर तूफान ने दूर तक देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सोर्स पूल दायरे के 9वें स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि आगे का हर कदम मुश्किलों से भरा था। भुवनेश्वर के लिए दिग्विजय सिंघानिया को इतने कम समय में इतनी आसानी से मारना, उसका तेजी से सुधार असाधारण से कम नहीं था। इस बीच माया सिटी पैलेस में अजगर के आकार का लबादा पहने मेघ अपने हाथ में रिपोर्ट को घूरता रहा और विचारों में खोया रहा। दिग्विजय सिंघानिया और सिल्वर स्टोन को आसानी से मारना। ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर की जेनिथ किंगडम में वापसी ने उसे महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाया। वह बुदबुदाया। दूसरे दस्तावेज पर नजर डालने के बाद उसकी भौहें तन गईं। कोई और नहीं जानता होगा, लेकिन मैं जानता हूं।
मेरा छोटा भाई मेघरथ इस आदमी का सामना द्वंद्व युद्ध में करेगा। अगर वह बूढ़ा दिग्विजय सिंघानिया होता तो उसे चिंता नहीं होती, लेकिन अब लगातार दो विशेषज्ञों को मार डालने के बाद भुवनेश्वर एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बन गया था। मेघ ने एक सेवक को बुलाया। मेरा ठंडा निचला कवच मेघरथ को दे दो और उससे कहो कि द्वंद्व युद्ध के दौरान उसे इसे पहनना होगा। हाँ। कुछ सोचने के बाद मेघ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इसे भूल जाओ, मैं खुद जाऊंगा। उस दिन ब्लैक मार्केट पहले से कहीं अधिक गुलजार था। क्या ब्लैक मार्केट बहुत गुप्त नहीं है, जहां सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही सामान खरीदते हैं? यहां इतनी भीड़ क्यों है? विपिन ने आश्चर्य से पूछा। लावण्या ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मायाशाही परिवार को इसकी जानकारी नहीं है? सच तो ये है कि उनके पास बाजार में शेयर हैं। कम से कम आधा वार्षिक लाभ सीधे उनके खजाने में जाता है। यही कारण है कि बार बार की गई कार्रवाई के बावजूद ब्लैक मार्केट हमेशा एक नए स्थान पर फिर से खुल जाता है और वही लोग इसे चलाते हैं। विपिन ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि मोहन को इसके बारे में आसानी से जानकारी मिल गई थी। इसके नाम के बावजूद ब्लैक मार्केट वास्तव में गुप्त नहीं था। यह खुले तौर पर संचालित होता था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिछले जीवन में कुछ प्रतिष्ठान थे। चलो तुम्हारे दावों का मूल्यांकन करते हैं, लावण्या ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में जिज्ञासा स्पष्ट थी। वह यह देखने के लिए उत्सुक थी कि विपिन की सट्टेबाजी की बाधाएं राजकुमार के दावों के मुकाबले कितनी होंगी।